हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। हम्म? हो गया है। तो इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने एक आध दो स्लाइड देखा था। कितने स्लाइड देखा था? चैप्टर 2 में हुआ था ना। फ्रांस की क्रांति में हो गया था। ये हो गया था नहीं, यहाँ कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था पूरा 1789 में कर बढ़ाने की प्रस्ताव। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। हम्म बोलिए ना। हम्म तो ये रहा ना, तीसरे स्टेज पे करो का बोझ। तो पीछे ही है, तीसरे स्टेज पे करो का बोझ। लिबरे फ्रांस की मुद्रा, तो वही तो कह रहे हैं। ये भी नहीं हुआ होगा। हाँ? ये हो गया था यहाँ तक, कुलीनों को देना पड़ता था, ये हो गया था। यही तो तीसरे स्टेट है, यानी कर प्रणाली वगैरह इसमें ये हो गया था ना। यहाँ से चलना है नहीं। चलिए कोई नहीं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की सुबह, नई शुरुआत फिर से। आज का जो हम लोगों का क्लास है स्लाइड नंबर 12 से है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। बाकी मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बउआ बाल थोड़ा कटवा लीजिए, नाच के लवंडा मत बनिए, ठीक है ना। हम लोग छोटे छोटे बाल रखे हैं तो अच्छा नहीं लगता है क्या हम लोगों को? हैं? लड़की बनेगा क्या जी? गधा है कहीं। चलिए आइए, महत्वपूर्ण डिफिनीशन में देखेंगे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा है जिसको कब समाप्त कर दिया गया था? 1794 में समाप्त कर दिया गया था। अब आता है कि एस्टेट क्रांति, पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। एस्टेट क्रांति हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि पूर्व फ्रांसीसी समाज में, यानी कि पहले के फ्रांसीसी समाज में किस किस चीज का? सत्ता और सामाजिक हैसियत। हैसियत का मतलब होता है औकात। क्या होता है? औकात होता है, ठीक है ना। को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। अगला आता है कि पादरी वर्ग। पादरी वर्ग का क्या? यानी कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को का समूह। यानी कि जो पादरी वर्ग होता है, ये पादरी वर्ग किसको कहते हैं? जो चर्च का देख रेख करते हैं, फादर जिनको हम लोग बोलते हैं। चर्च का देख रेख करते हैं, फादर बोलते हैं। जैसे कि मस्जिद का मतलब कि मौलवी समाज, मौलवी समाज की बात करें तो उनका काम क्या है? नमाज पढ़ाना, शादी कराना। दो ही काम तो है, 5 वक्त नमाज पढ़ाना और शादी कराना, निकाह कराना। पंडित लोगों का काम क्या है? मंदिरों की देखरेख करना, पूजा पाठ करना और शादी कराना। उसी प्रकार से पादरी वर्ग का काम क्या है? चर्च का देखरेख करना और प्रेयर कराना। यही काम है उन लोगों का, दूसरा कोई काम नहीं है। अगला आता है टाइड, यानी कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यानी कि चर्च में, जैसे कि आप लोग मंदिरों में हम लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, पैसा देते हैं ना। या मस्जिदों में हर शुक्रवार को कलेक्ट किया जाता है पैसा, चंदे के तौर पर किया जाता है ना। तो वही चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यानी कि चर्च के द्वारा, यानी कि मस्जिद के द्वारा, मंदिर के द्वारा, दोनों को द्वारा मतलब कि कर वसूल किया जाता है।
जो पैसा लिया जाता है जस्ट लाइक अ टैक्स। आप नमाज पढ़ने जाते हैं, कहता है लोग ना मस्जिद के नाम पर दे दीजिए, मंदिर के नाम पर दे दीजिए, बोलता है लोग कि नहीं बोलता है? बोलता है ना लोग। और 10 रुपये 5 रुपये जितना जिसकी हैसियत होता है, जितना जिसकी औकात होता है, उस औकात के अनुसार से वो क्या करता है, देता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो वही यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इतना ज्यादा पैसा मिलता था। जो कृषि उपज होता था ना, कृषि खेती करने में जितना उपज होता था ना, उसका 10वां हिस्सा होता था। बहुत ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के, मतलब बढ़ चढ़ करके लोग क्या करते थे, दान पुण्य करते थे पहले के समय में। आज अभी ईद आने वाला है, ईद आने वाला है, तो ईद के रोज नमाज में पैसा वसूल होता है। तो आप एक नजरिए से अगर देखा जाए तो आप नमाज पढ़ने भी जाते हैं तो टैक्स देके ही जाते हैं। टैक्स देते हैं कि नहीं देते? वो तो टैक्स ही हुआ ना कुलसुम, राजा बाबू। मंदिरों में आप पूजा करने जाते हैं, दान पेटी में आप पैसा रखते हैं, तो पूजा करने का टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई, एक टैक्स है ना, हुआ। हाँ, चर्च में जाते हैं, वहां भी आप जा करके दान करते हैं। दान का मतलब क्या? नाम दे दिया गया है कि दान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। अब आप तो दान करने के लिए दान कर दिए, ठीक है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता है? नहीं मालूम। कुछ निर्माण कार्य में पैसा चला जाता है, कुछ भंडारा में चला जाता है, कुछ लोगों के पॉकेट में चला जाता है। बहुत सारे चर्च के, बहुत सारे मंदिर के, बहुत सारे मस्जिद के, है ना, एक सेक्रेटरी होता है जिसके पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खजांची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खजांची बोलते हैं। और वो खजांची जो है पैसा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, अपने पास रखता है। रखने के बाद वो क्या करता है, खर्च करता है। फिर एक आदमी होता है जो कि उससे हिसाब लेता है। तो हिसाब गड़बड़ी करना तो उसके लिए आम बात है। जैसे हमारे मोतिहारी में चाती माई मेला लगता है ना, चाती माई मेला। चाती माई मेला में बहुत लोग बढ़ चढ़ करके दान पुण्य करते हैं। भंडारा होता है, 2 दिन अष्टजाम होता है ना, 2 दिन अष्टजाम होता है। और कहने का मतलब कि जो पैसा खर्च होता है, बाकी पैसा तो जो सेक्रेटरी होता है उसके पॉकेट में जाता है। अब वो जिससे हिसाब लेना होता है वो हिसाब देता है, बाकी उसी में हेर फेर कर देता है ना। एक बात और है, मंदिर पूजा कर सकता है, ठीक है ना। एक आदमी का हम स्टेटमेंट देख रहे थे, उसमें ये बोल रहा था कि मुसलमान हमसे बेहतर है, कम से कम अपने बच्चे को तालीम तो देते हैं। तो बंदा ये भी बहुत भड़काऊ भाषण देता है कि भले वो तलवारबाजी सिखाए, ज्ञान तो देते हैं, लेकिन हमारे मंदिर क्या है, गांजा के अड्डा है। बाबा लोग गांजा पी पी के उल्टा पड़ा रहता है। मतलब वो बंदा बोल रहा था, हमने देखा, हमने बोला कि नहीं, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा विवादित बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और सोशल मीडिया पर ये क्या है कि लोगों को वर्गलाने की साजिश है, ठीक है ना। तो ये चीजें होता है ना। मेरा मानना ये है कि अगर आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एनीवे, आप उस जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो वाकई जरूरतमंद है। आज के डेट में लोग, शरीर ठीक ही रह रहा है और फिर भी क्या कर रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो एक्चुअल भिखारी है, जो एक्चुअल नीड है, जिनको जरूरत है, वो इनसे क्या रहते हैं, वंचित रह जाते हैं। कारण ये है कि भाई कोई और निमन आया, आके वसूल के चला गया, फिर अब दूसरा आएगा तो दूसरा को बटेगा ना भाई। मान लीजिए कि 4 किलो गोभी है और 10 आदमी खाने वाला है ना भाई, तो थोड़ा ही ना मिलेगा। और 2 आदमी रहता था 2-2 किलो मिल जाता है। तो आदमियों का लाइन लगा हुआ है और देनदार क्या है, कम है। तो उस केस में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी को दान करते हैं या किसी को कुछ करते हैं, तो आप ये उसको पैसा मत दीजिए।
हम कहेंगे कि उसको पैसे मत दीजिए, उससे पूछिए कि तुम्हें नीड क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है। तुमको खाना चाहिए, चलो मैं खाना खिलाता हूँ। तुमको कपड़ा चाहिए, चलो मैं कपड़ा। तुमको घर, मतलब तुम्हारी बेटी की शादी करनी है, चलो मैं तुम्हारी बेटी की शादी करा देता हूँ। तो ये सही जगह पर पहुंचेगा। अभी कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ 2 आदमी आते थे हमेशा, और ये कहते थे कि हम कुंवारी भोज करा रहे हैं। भैया आप कुंवारी भोज क्या है, आप डिफाइन तो करिएगा ना कि मतलब कि कुंवारी भोज क्या है। आए 100-200 टाने 500 टाने चल दिए। एक बार की बात है कि वो बंदा चंदा के लिए आया था और वो दारू पी रखा था। मैंने पूछा कि आप चंदा के लिए आए हुए हैं और आप दारू पी करके चले हैं, अब बताइए आप पे कैसे कोई विश्वास कर सकता है कि आप इस पैसे को सही जगह किसी सही मजलूम के पास पहुंचाइएगा। क्या गारंटी है गारंटी? आपको हमने 500 रुपया दे दिया, आप लेकर के जाइएगा, हो सकता है कि जाकर के रास्ते में गांजा पी जाइएगा, दारू पी जाइएगा, खाना खा जाइएगा, मीट भात खा जाइएगा, कोई ठिकाना है? आप हमें तो कह रहे हैं कि मैं कुंवारी भोज करा रहा हूं। जब आपको कुंवारी भोज करा, मुझे कुंवारी भोज कराना होगा, तो क्या मुझे किसी से पैसे लेने की उधार जरूरत है? नहीं है ना भाई। हम तो सीधी करा सकते हैं ना भाई। 150 बच्चियों को खाना खिलाने के लिए इतना कैपेबिलिटी है कि हम उसको खिला सकते हैं। मुझे राजा बाबू से, उनसे 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 सब लोगों से, किसी से हमको पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कैपेबल है। हम ये भी कहते हैं कि किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी मजलूम की बेटियां की शादी है, तो आप हमसे आकर कहिए कि जहां सर हमको थोड़ा सा जरूरत है, या तो हम खाना का पैसा दे देंगे, या तो हम नाश्ते का पैसा दे देंगे, नहीं तो बच्चियों को हम क्या करेंगे, हम उसको सामान वामान खरीद देंगे, पलंग पिड़िया चौकी खरीद देंगे। तो एक अच्छे जगह वो पहुंचेगा, उसका वो यूज करेगा। अब हम उसके बाप के भी हाथ में अगर पैसा दे देते, पता नहीं वो पैसा का कहाँ यूज करेगा नहीं करेगा, हमें थोड़ी पता है, पता तो उसको है। तो ऐसे में क्या है कि लोग इस सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। अगला आता है टाइल, सीधे राजा को अदा किया जाने वाला कर, बीच में कोई ब्रेकर नहीं, डायरेक्ट प्रजा और राजा, यानी कि बीच में दलालों की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से वहां ट्रांसफर। तो ऐसा ही ना हुआ अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज आए, किसानों को रखे, जमींदार को रखे, और उन्होंने दे दिया, सौंप दिया कि लो भैया इसको तुम रखो और तुम असूल करके हमको दो। तो जो तहसीलदार थे, जो तहसीलने वाले थे, वो क्या करते थे, उसमें से गायब करना शुरू कर दिए। फिर अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेज ने क्या, अरे बाप रे भाई, तो यही सही गड़बड़ा जाएगा। फिर अंग्रेजों ने कहा अच्छा तभी सबको साइड करो, डायरेक्ट कनेक्ट करो, डायरेक्ट किसान से कनेक्ट करो और डायरेक्ट वसूलो, तब ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है, किसी काम में अगर 3 आदमी लग रहे हैं तो तीनों में ना थोड़ा थोड़ा बटेगा। अब अगर हम तहसीलदार हैं, आप किसान हैं और ये राजा है, हम बीच में खड़े हैं, आप दोनों के बीच में खड़े हैं, तब हम आपसे कहेंगे सुन कितना देवलस, 500, सुन तू हमरा के दिए 400, तू 100 खा जो, 100 हम खाए तनी, 300 जो है हम राजा को दे देंगे। तो इसमें प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, सामने वाला का भी कम हो जाएगा, जिसने आपके ऊपर भरोसा किया है उसके पास भी तो कमी आ जाएगी, 100 रुपए की कमी आ जाएगी। 100 रुपया किसान खा गया, 100 रुपया ये खा गया, राजा के पास कितना पहुंचा, 300 रुपया ना पहुंचेगा है। अब अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है किसान से, तो 500 का 500 कनेक्ट होगा, क्योंकि राजा को पता है कि हमने कितना इसके ऊपर टैक्स बांध रखा है, और किसान को पता है कि हमने कितना इनको देना है। अब इस बीच में बिचवनिया तो है नहीं, बिचवनिया साइड हो गया। अब जब बिचवनिया साइड हो जाएगा तो राजा डायरेक्ट उनसे लेगा, राजा लेगा तो पूरा 500 का 500 लेगा, छोड़ेगा नहीं ना, नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइल, यानी कि सीधा राजा को अदा किए जाने वाला कर, टैक्स। अगला आता है फ्रांसीसी क्रांति के कारण राजनीतिक कारण। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ
तो उस बीच में राजनीतिक कारण भी हुआ, ठीक है ना। तो राजनीतिक कारण क्या क्या था? फ्रांस की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, लंबे युद्ध से फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अभी अभी हमारे बीच अभी एक हमारे साथी हैं, जो हमारे साथी क्या, हमारे मतलब कि हमारे जैसे ही लोग हैं, वो लोग भी, ईरान, इजराइल, अमेरिका। अमेरिका खुद को कहता है कि मैं सुपर पावर हूं, और अमेरिका क्या करता है कि पैसा प्रोवाइड करता है दूसरे देश को, और दोनों को आपस में क्या मुर्गा की तरह लड़वा रहा है, और बीच में खड़ा होकर क्या देख रहा है। अब आप बताइए कि इस लड़ाई का इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? इस लड़ाई का इंपैक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ा है। इजराइल से नेतन्याहू हैं, इजराइल से नेतन्याहू है, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और ईरान से खामेनेई। यानी कि इजराइल के हमला में खामेनेई साहब मारे गए, ठीक है। कराया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। ये ट्रंप ने जो है एपिस्टन फाइल से बचने के लिए ये सारे रणनीति को तैयार किया, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री को भी लपेट लिया। कौन? एपिस्टन फाइल, इसमें इनका भी नाम आया। फिर एक ट्रेड डील पर ये साइन रातों रात कर दिए। हाँ, 300 बिलियन का इन्होंने एक ट्रेड डील पर साइन किया, यानी कि ट्रंप के दबाव में। यानी कि ट्रंप खुद को सुपर पावर कहता है, और धीरे धीरे उसके सुपर पावर क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। इसी बीच में इजराइल जो है हमला किया, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई साहब की मौत हो जाती है। अब ईरान कहता है कि हम अगले 10 साल तक लड़ेंगे, हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि हम अगले 10 साल तक लड़ेंगे। भैया लड़ोगे तुम लोग, और मर रहे हैं हम लोग। मोदी जी कहा करते थे कि गैस नाला से निकलता है, गैस नाला से निकलता है, उससे चाय बना लो पी लो। हाँ, आज देखिए, जब से नरेंद्र मोदी इस देश में आया, तब से आज तक 2014 से अब तक भारत के जितने भी जनता है, 140 करोड़ जनता आज परेशान हाल है। कभी नोटबंदी में लाइन लगा, कभी आधार कार्ड में लाइन लगा, कभी जमीन में लाइन लगा, हाँ, कभी कोरोना में लाइन लगाया, कभी थाली ताली पिटवाया, और आज कहता है कि नाला से गैस निकालो, है ना। आज देखिए सिलेंडर की कितनी किल्लतें हो गई, 2000 रुपए ब्लैक करके बेच रहे हैं लोग, और इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम था। जो लोग लाइन नहीं लगाते थे, होता यह था कि उसकी सिलेंडर होटलों में, रेस्टोरेंट में बिक जाते थे, महंगे दामों पर बेच लेते थे। आज ये पता चल रहा है। तो देखिए, 2 देश के वॉर में तीसरा को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि 2 देश के वॉर में तीसरा को भी नुकसान पहुंच रहा है। 3 दिन 4 दिन हम लोग के यहाँ मौसम कैसा, मार्च महीने में ऐसा मौसम कभी आप देखे थे? नहीं देखे थे। लेकिन 3 दिन 4 दिन तक मौसम कैसा रहा है देखें? बहुत खराब मौसम रहा है। तो इसमें तो नुकसान हम लोगों का हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, वार उधर चल रहा है, महंगाई हमारे तरफ बढ़ रहा है। कारण ये है कि ईरान से, इजराइल से, अमेरिका से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईरान उधर क्या किया है? तेल नहीं आने दे रहा है, गैस नहीं आने दे रहा है। उसने क्या किया? स्टेट ऑफ हार्मुज को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है, बोल रहा है नहीं जाने देंगे, और जो एमआई जाएगा ओकरा के मार के उड़ा देंगे, कहानी खत्म। तो साहब डायरेक्ट बोल रहा है। इस दुनिया को अमन और चैन से अगर रहना है, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को मरना होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक है, जिसने हमें भी लड़ाया और आज दुनिया को लड़ा रहा है ना, अमेरिका। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को मरना होगा, और वो शैतान है।
अभी अभी सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बात करने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर जो बोल रहे हैं कि शैतान से हम रमजान के पाक महीने में बात नहीं करेंगे, हम मरने को तैयार हैं, हम मिटने को तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो? हम तो चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मौत को हमने गले लगा रखा है। मारो नहीं तो मारो, ऐसे ही कह रहा है। अब वो कह रहा है कि अगले 10 साल तक हम लड़ेंगे। अब सोचो, अभी 5 दिन का वॉर में, 5 दिन 6 दिन का वॉर में ये हाल है, 10 साल तो दूर की बात है, 10 साल में तो पूरा देश से नष्ट नबूद हो जाएगा। इधर जापान कह रहा है कि जहां हम नहीं बख्शेंगे, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग क्या किया है, हिलते 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 क्या किया है, 2 गो मिसाइल 4 गो मिसाइल दाग दिया जापान पर। जापान को रहेगा हो मालिक हम क्या किए हैं, कोई कुछ आएगा बीच में उड़ा देंगे, बटन लेके घूम रहा है बटन लेके इससे घूम रहा है, मार देंगे है ना। वो ओकर हाथ जो था ना लुसफुसा रहा था कि कब दबा दे लेके घूम रहा था ले भाई बोल दे जाते टिप देंगे, चल जी तू गाँव में 4 गो 5 गो मिसाइल दाग दिया जापान पर। तो कर हम क्या किए जो हमारे ऊपर दाग दिए, नहीं तो तू बीच में बोल मत, तू चुप हमारा ऐसा पागल है वो। हाँ बहुत पगला बादशाह है वो, मोहम्मद बिन तुगलकों का बाप है वो पगला बादशाह है, ठीक है ना। हमारे जो राजा साहब हैं, है ना, समझिए भगोड़ा राजा साहब, जो ईरान हमको सपोर्ट करता था, आप ईरान से दुश्मनी मोलने की क्या जरूरत थी? आज अगर आप दुश्मनी नहीं मोले होते तो हमारा यहाँ की जो पूरा स्थिति जो होता सामान्य होता, गैस आता रहता, पेट्रोल आता रहता। अब देखिए ईरान हम लोग के यहाँ सस्ते दामों पर तेल देता है, अब बदले में पैसा नहीं लेता है, पता है क्या लेता है? वो कलकत्ता से कुछ सामान वामान ले लेता है, चला जाता है, कपड़ा उपड़ा ले लेता है, चला जाता है, यहाँ कम दाम पर आपको तेल दे रहा है। तब इसी में मोदी जी कहते हैं कि इजराइल इज अ फादरलैंड, इंडिया इज अ मदरलैंड। अरे तो तोरा बाप है इजराइल, हमार बाप थोड़े बड़ा है, तोरा बाप है इजराइल, हमारा बाप नहीं खान, हमारा बाप तो हमारा बापे है कि नहीं। तो ससुरा इसीलिए कहा गया है कि अनपढ़ गंवार जाहिल इस देश की सत्ता को चला रहा है। अब वो इजराइल तो यहूदी है, वो तो शुरू से ही किसी के नहीं हुए, तो आज आपका क्या होंगे? फलस्तीन के साथ उसने रहा, फलस्तीन ने उसको पनाह दिया, फलस्तीन ने उसको जगह दिया, फलस्तीन ने उसको खिलाया पिलाया पोसा जवान किया, अब बाद में ओकरे के धाके गाथना शुरू कर दिया। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जिसने अपने थरिया में खिलाया ओकरे थरिया में धर के बड़का सा छेद मार दिया, होल मार दिया, तो तू आपको छोड़ देगा? आज ओकरा गरज लगल है तो आप फादरलैंड और मदरलैंड कर रहे हैं। तो फादरलैंड क्यों बताए? क्योंकि आप गलती किए हैं, आप गलती किए हैं तब जाकर के आप फादरलैंड बता रहे हैं। एपिस्टन फाइल में आपका नाम आया तभी ना आप कह रहे हैं फादरलैंड, एपिस्टन फाइल में आपका नाम नहीं आया रहता था, आप फादरलैंड नहीं बोलते। इतना दिन से फादरलैंड नहीं था, अब फादरलैंड हो गया। ऐसा ऐसा तो कांड है, कहानी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आइए, वर्साय महल और राज दरबार की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची कर रहे थे। भाई पैसे को सही तरीके से खर्च कीजिएगा तो ठीक रहेगा, अगर आप गलत तरीके से खर्च करते हैं तो शानो शौकत में भाई वह कमी होनी नहीं चाहिए। अब खसी के गोश्त 750 700 रुपए किलो, हम कहीं ना हम 750 रुपए डेली खसिए के दुइये परचा खाए मने खाए। जैसा वक्त वैसा पीठ भी तो ओढ़ना है, चादर भी तो चाहिए है। अब हर दिन अब मीठे खाइएगा, अरे कोई दाल भात मरचा का चोखो खा लीजिए, कोई घिउड़ा का तरकारी खा लीजिए, कोई बैगन खा लीजिए, अब डेली मीठे भात के
तब इस फजील खर्ची से तो आपके जेब पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपके आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ सहायता देने से फ्रांस 10 अरब लिब्रे से अधिक कर्ज बढ़ गया। कितना? 10 अरब लिब्रे। फ्रांस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का कर्ज मौजूद था, पहले से 2 अरब था और 10 अरब और बढ़ गया, अब हो गया कितना अरब? 12 अरब। कितना हो गया? 12 अरब। सरकार के कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब वहां जो दे रहे थे ना पैसा, 10% हमरा के दे, ना देवे तो चल साइड हो। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता था। जो फ्रांसीसी सरकार के होते थे, है ना, अपना जो बड़ा हिस्सा था, बजट का जो बड़ा हिस्सा था, वो क्या कर्जा चुकाने में चला जाता था। अभी हमारा देश भी बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है। कितना बिलियन? अभी हाल फिलहाल में ट्रेड डील जो साइन हुआ, कितना बिलियन पर? 300 बिलियन पर ट्रेड डील साइन हुआ अमेरिका से। अब बताइए तो कहां जाएगा? भारत का हर बच्चा बच्चा ससुर आज के डेट में कर्जदार है। जितना 140 करोड़ जनता है ना, सबके ऊपर कर्ज है। कोई कहता है कि मेरे ऊपर कर्ज नहीं है, तो कर्ज कैसे नहीं? तुमको दिखता नहीं है? टैक्स तो दे रहा है ना, तो कर्ज नहीं दे रहा है, सधा रहा है, पैसे नहीं सधा रहा है। बस सरकारी खर्च, सेना, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालय और चलाने के लिए कर बढ़ाने पड़े। जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होगा तो इन सब पे आपको दाम बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे गैस का दाम, भारत में गैस की कोई कमी नहीं थी, किल्लत नहीं थी, तो एकाएक 60 रुपया बढ़ाने के क्या मतलब बनता है? बोलिए। 60 रुपये बढ़ा दिया आप गैस पर, अब 1020 रुपये में गैस मिल रहा है। जो गैस 953 का था, अब वो आप 1020 रुपये में दे रहे हैं। जब गैस की किल्लत ही नहीं है तो फिर लोग सिलेंडर लेकर के लाइन में क्यों लगे हुए हैं, माथा पर क्यों उठा के चल रहे हैं? बोलिए। हम भी गए थे भाई, लाइन में हम भी लगे थे, 300 आदमी के पीछे लगे थे, 300 आदमी के पीछे लगे हुए थे। किस्मत सही था कि जो पहुंचते पहुंचते मिल गया, हमारे पीछे वाला को नहीं मिला, हमारे पीछे वाला को नहीं मिला। मुंह धुथुंगा कनिया बना के घोड़े लौट के चला आया, कह रहा है चलो अब लकड़ी की इंतजाम। जाइए ना, आज के डेट में लकड़ी का सब जगह अब लकड़ी पर खाना बनने शुरू हो गया है। शहरी में आपको 25 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है, और गंवही क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो है 45 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। ऐसा तो पहले नहीं था, अब काहे हो रहा है? जब किल्लत नहीं है, लबरई के बीजेपी का एजेंट सब फैला रहा है सब कि अफवाहों से दूर रहें, सावधान रहे। अफवाह से, अफवाह नहीं तो सही बात है ना। कर बढ़ाने के बावजूद भी सरकार का यह कदम भी नाकाफी था, कर बढ़ा करके भी नाकामयाब था, कामयाब नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ जितनी महंगाई बढ़ गया है, मैं रात गया था सब्जी लाने, 3 गो प्लास्टिक में 95 रुपया का सब्जी हुआ। आधा किलो परवल, आधा किलो करेला और आधा किलो भिंडी। हर चीज पे महंगाई बढ़ रहा है, मर कोई और रहा है और उसके चक्कर में हम लोग मर रहे हैं। हमारा कौन सा देश में युद्ध चल रहा है कि जो हम लोग यहाँ महंगाई बढ़ता जा रहा है? कारण यह है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के कारण आर्थिक कारण। फ्रांस में जनसंख्या और जीविका संकट में, जनसंख्या में वृद्धि, तो सबको पता है कि जनसंख्या में वृद्धि होगा तो संकट तो आएगा, महंगाई बढ़ेगा। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ था। कितना करोड़ था? 2.3 करोड़, जो सन 1789 में बढ़कर 2 कितना हो गया? 8 करोड़। कितना? 15 से लेकर के 89 में देख लीजिए, घटा लीजिए, 1789, सॉरी 1789 या माइनस कितना? 1715। 9 में से 5 गया कितना? 4। 8 में से 1 गया कितना? 7। 74 साल में मात्रम 50 करोड़ बढ़ा है, वही 50 लाख।
2.3 करोड़ है ना, 50 लाख बढ़ा है, मात्रम 50 लाख। 2 करोड़ 30 लाख था, अब 2 करोड़ 80 लाख, तो 2 करोड़ 80, यानी कि 74 साल में मात्र 85 लाख लोग बढ़ा है। ठीक है ना, हो गई। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज है। भाई जी जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। ठीक है ना। अगला आता है कि खाद्य संकट और महंगाई। जनता का मुख्य भोजन पावरोटी था, आज भी वहां के लोग पावरोटी खूब खाता है। मुख्य भोजन क्या था? पावरोटी था। अनाज की मांग बढ़ने से रोटी की कीमतें तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है ना, और परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ी और गरीब जनता का जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। देखिए इस महंगाई में अमीर नहीं मरेगा, बिल्कुल अमीर नहीं मरेगा। पता है कौन मरेगा? गरीब तबके के लोग मरेंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मरेंगे, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो मरेंगे। कारण ये है कि उन तक नहीं पहुंच पाएगा, हैसियत नहीं होगा कि हम खरीद के खाएं। ऐसे में भूखमरी आएगा, भूखमरी के साथ साथ लोग, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सुनने में आया है कि अभी गैस के नाम पर सम्राट चौधरी जी गए और 15 सिलेंडर कद्दू लेकर के चले गए। सब लोग अपना अपना सिलेंडर क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है। अब आप बताइए कि गरीब जनता कहां जाए बेचारा, कहां जाएगा हो? बताइए। हाँ, मजदूरी और कामगार वर्ग की स्थिति, मजदूरी और कामगार वर्ग की स्थिति। अधिकांश कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और मजदूरी दरें मालिक तय करता था। कौन तय करता था? काम ससुरा हम करे, तय तू करेगा, मेहनत हम करे, पैसा मेरा तू तय करेगा कि इतना देंगे उतना देंगे। ऐसा नहीं होता है, आज के डेट में है नहीं है। आज के डेट में मालिक तय नहीं करता है कि हाँ हम आपको इतना देंगे, नहीं, वो मजदूर तय करते हैं कि हम इतना लेंगे। अब इसमें अगर आपको कुछ कम बेच देना है तो मिला करके दे सकते हैं। हमको पोसाएगा, हमको पड़ता खाएगा तो हम काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। आज के डेट में मजदूरी है 500 रुपया और मिस्त्री का चार्ज है 700 रुपया। तो ये जो तय किया है, किसने तय किया है? कोई मालिक तय नहीं किया है, जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने तय कर रखा है कि हम 500 रुपया अपने काम का लेंगे, मजदूरी लेंगे और आपको देना है। हम दिए, अभी घर का काम कराया था, अभी हम दिए, मजदूर को दिए हैं 500 रुपया जो मजदूरी कर रहे हैं, और जो मिस्त्री हैं उनको 700 रुपया दिए हैं। तो 700 रुपया ये मेरा तय किया हुआ थोड़ी है, वो 700 रुपया उनका तय किया हुआ है, उन्होंने तय किया है, हम नहीं तय किए हैं। ठीक है। अगला कहता है लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही है। जितनी तेजी से महंगाई है उतना तेजी से अभी के समय में कम से कम मजदूरी होनी चाहिए 1000 रुपया, कम से कम 1000 होना चाहिए, और जो मिस्त्री का चार्ज होना चाहिए वो 1200 रुपया होना चाहिए, 1200 से 1300 रुपया होना चाहिए अभी के समय में। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उस तेजी के हिसाब से इतना, लेकिन उस हिसाब से मजदूरी कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। बात समझे कि नहीं? इससे कामगार वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई। कामगार वर्ग के जो काम करने वाले वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई। अगला आता है कि जीवन संकट। सूखा या ओले पड़ने से फसलें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती थी। इससे अनाज की कमी और कीमतों में और वृद्धि होती थी। जब अनाज नष्ट ही हो जाएगा बाबू लोग और मांग बढ़ता जाएगा तो जो बचेगा उसी में बटियाएंगे। जैसे हम लोग क्या धान की रोपनी हो जाता है, धान जब इतना इतना बड़का हो जाता है, फूटने पे आता है, फल लगने पे आता है, तब तक बाढ़ आता है, दहवा के लेके चला जाता है। तो चावल का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। चीज कम होता है, खाने वाला ज्यादा होता है, तो रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नतीजतन जनता को रोजगार और भोजन का संकट झेलना पड़ता है। इससे ही जीविका संकट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीविका संकट किसे कहा जाता है, तो सूखा या ओला पड़ने से क्या होगा? फसल नष्ट हो जाते हैं।
इससे अनाज की कमी और कीमतों में क्या होती है, अनाज में कमी आएगी और कीमतों में क्या आएगा, उछाल आएगा, यानी कि बढ़ेगा। नतीजतन जनता को रोजगार और भोजन का संकट झेलना पड़ेगा। अब जब मान लीजिए कि फसल नष्ट हो जाएंगे तो रोजगार भी तो खत्म हो गया ना। फसल रहता तब ना भाई मजदूर चाहिए उसको काटने के लिए, पीटने के लिए, और जब फसल ही नहीं रहेगा तो फिर मजदूर क्या होगा, है कि नहीं। दूसरा, अब जब फसल नष्ट हो जाएंगे तो भोजन की संकट आएगी। इसी को हम क्या कहेंगे, जीविका संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझ में आया जीविका संकट किसको कहते हैं। दूसरा, सामाजिक असमानता, हमने बताया था कि सामाजिक असमानता लिखाया भी था। महंगाई बढ़ने और मजदूरी न बढ़ने से, महंगाई बढ़ा है, महंगाई तेजी से बढ़ा, अभी बोला हमने महंगाई तेजी से बढ़ा है, लेकिन मजदूरी वही के वही है, मजदूरी वही के वही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। अमीरी और गरीबी के बीच में जो चौड़ाई था, जो चौड़ाई कम था, लेवल मिलाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है ना, वो चौड़ाई अब बढ़ करके क्या हो गया, इतना चौड़ा हो गया। अब इस आदमी को छूने में समय लगेगा। जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक ये कहीं और पहुंच जाएगा, वो वहां पहुंचेगा तब तक वो कहीं और पहुंच जाएगा। ऐसे में क्या होगा, कभी उस आदमी को छू नहीं सकता। इसलिए गरीबी और अमीरी में खाई क्या हुआ, बढ़ता चला गया। नोट क्या कह रहा है कि इस परिस्थितियों ने विशाल असमानता और अन्याय की भावना पैदा की। सारे करों और बोझ की तीसरे स्टेट यानी कि जनसाधारण पर था, जबकि पहले स्टेट कर मुक्त थे। पहला स्टेट पहला जो था वो कर मुक्त थे, एवं जनसंख्या वृद्धि, अनाज की कमी, महंगाई, कम मजदूरी, यही आर्थिक और सामाजिक असमानता आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का क्या बन गया, प्रमुख कारण बन गया। ठीक है ना। अगला कहता है मध्यम वर्ग का उदय। पहले क्या था, 3 गो वर्ग होता है, एक अपर और एक लोअर, पहले 2 ही था, अपर लोअर, मिडिल नहीं था। बाद में मिडिल एंट्री मारता है, तो हम लोग सब क्या हैं, मिडिल में आते हैं। हम लोग ना मर ही सकते हैं और ना जी सकते हैं। अब देखिए, जो लोअर वर्ग के लोग हैं वो कैसे भी, कितना भी महंगाई हो जाए, वो मुझसे बेहतर जीते हैं। कारण ये है कि वो कहीं भी ठेला लगा लेंगे, कहीं रेड़ी लगा लेंगे, मूंगफली बेच लेंगे, पानी बेच लेंगे, कुछ भी कबाड़ चुन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे एनीवे। लेकिन आपको और हमको कहा जाए कि चल के ठेला लगा लीजिए, तो क्या हम ठेला लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। मिडिल वर्ग का लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, लोअर वर्ग के लोगों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिससे मध्यम वर्ग कहा जाए। ठीक है ना। ये लोग तीसरे स्टेट का हिस्सा थे, परंतु संपन्न और शिक्षित थे। तीसरे स्टेट के हिस्सा थे, परंतु क्या थे, संपन्न थे, सब कुछ से ठीक ठाक थे और शिक्षित भी थे। आर्थिक आधार क्या है, इस वर्ग ने समुद्र पारीय व्यापार यानी कि समुद्र के पार, ठीक है ना, और उद्योग जैसे ऊनी व रेशमी वस्त्र के द्वारा अपनी संपत्ति को क्या करते थे, अर्जित करते थे। सदस्य में आएगा तो इनमें से सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। और मध्यम वर्ग के विचार, ये सभी पढ़े लिखे थे और नए दार्शनिक विचारों से क्या होते थे, प्रभावित होते थे। ये सब के सब क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे। ठीक है ना। अगला जो है, मुख्य समानता, इनका विश्वास था कि किसी के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि पंडित का बेटा पंडित, पंडित का बेटा पंडित, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप भी पंडिताई कर सकते हैं, आप भी वेद पढ़ा सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। अब आप चलिए, आप एक बार आप ब्राह्मण बन जाइए, आप पढ़ लिख लीजिए, वेद का ज्ञान ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, चलिए विवाह कराने, कोई आपसे विवाह करवाएगा, नहीं कराएगा। कोई मंत्र पढ़वाएगा, नहीं पढ़वाएगा, कहेगा तू ब्राह्मण थोड़े, तू ब्राह्मण कुल का नहीं है, तुमसे नहीं होगा। तो कहा गया है केवल पहले वाली ट्रेंड था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। राजा वही बनेगा जो लायक होगा।
पहले ना था कि राजा मर गया तो राजा का बेटा फिर राजा राज्याभिषेक हो जाता था, राजा बन जाता था। लेकिन अब नहीं, योग्यता के अनुसार आपको कोई भी काम होता है। अब योग्यता है ये ना, अब हम मास्टर साहब हैं तो क्या हमारा बेटा मास्टर साहब बन जाएगा? नहीं ना बन पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे तैसे हम मतलब हम चल रहे हैं, अब हम अगर हम यहाँ से टिकट मेरा कट गया, जगह छकने कहीं चले गए, हाँ, जगह फुल होने से पहले, तो पता चला कि जो हमारा बेटवा आके यहाँ पढ़ाने लगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि वो पहले का ट्रेंड था कि राजा का बेटा राजा होगा, है ना। अब का ट्रेंड नहीं है, अब का ट्रेंड ये है राजा वही होगा जो योग्य होगा, जिसके पास योग्यता होगी वो राजा होगा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा कोई राजा हो जाएगा। सामाजिक हैसियत का आधार योग्यता होनी चाहिए, है ना। पैसा से किसी का हैसियत नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास योग्यता है तो आपकी हैसियत बढ़िया है। अब समाज में आप योग्यता है ये नहीं है, पढ़े लिखे है ये नहीं है, अट के पट बोलिएगा तो कोई आपको इज्जत दे देगा? नहीं देगा। अगला करा समाज में स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर की मांग। ठीक है ना, यहां तक हम लोग रहने देते हैं। आगे जो है अभी बहुत है, लंबा चलेगा ये, ठीक है ना। नोट कर दीजिए कि 19 स्लाइड तक कंप्लीट। समझ में आया राजा बाबू? ये सारी गेम चल रहा है आज के डेट में, ठीक है ना। हाँ, तो इन सब चीजों से बच के रहना है। कभी मत सोचिएगा कि हमारा बाबूजी के पास फलाना चीज बा। आप ये सोचिएगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम 0 सन्नाटा हैं। हमारे पास जो है हमारी योग्यता है, और हम अपनी योग्यता से ही हम अपनी पहचान को बनाएंगे। आप हमेशा याद रखें कि हम कभी भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ को अपना हिस्सा बनाएं। अब हुआ करने से तो कोई फायदा है नहीं, और समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसलिए भीड़ को अपना हिस्सा बनाइए, भीड़ का खुद हिस्सा मत बन जाइए जाकर के, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप सब हमें सब सपोर्ट करेंगे, और ऐसे ही आप सब हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।